हेलो दोस्तों, मैं नितेश मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और एक एक चैप्टर हम पूरा करते जा रहे हैं। अब से पहले जो भी हमने जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं, जिनके अंदर हमने बायोलॉजी वाले पोर्शन को पूरा करने की कोशिश की है, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हमारे मानव शरीर के तंत्र को पढ़ा, उससे पहले हमने कोशिकांगों को पढ़ा, कोशिका चक्र को पढ़ा, ठीक है, कोशिका विभाजन को पढ़ा। आज मैं कुछ ये सोचा कि कुछ आपके लिए नया किया जाए, एक नया पोर्शन स्टार्ट किया जाए जिससे कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाए इस चीज़ में। तो आज सभी के लिए, आपके लिए मैं केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, अपना रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि चाहे रीट वाला पेपर हो, चाहे पटवार वाला पेपर हो, या कोई भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो जिसके अंदर सामान्य विज्ञान अगर आती है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम एक कुछ नया प्रयास करने जा रहे हैं, नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज भी अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा इस वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया कुछ आपके लिए। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर, कि परमाणु की संरचना किस तरीके से होती है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। और ये टॉपिक है, चाहे आप रीट का पेपर दो, चाहे आप पटवार का पेपर दो, चाहे एलडीसी का पेपर दो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जहां भी आपको जनरल साइंस का पोर्शन मिलता है वहां पर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हर बार परमाणु से पूछा जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं से पूछा जाता है, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी की बात करते हैं कि परमाणु संरचना क्या होती है। तो परमाणु संरचना को जानने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु का मतलब है कि जो परम है अणु, एक परम अणु, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, सबसे सूक्ष्म पदार्थ जिसको कह सकते हो आप, कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, देखिए इधर ध्यान से, सबसे छोटा कण, या इसे हम कह सकते हैं अविभाज्य कण, अविभाज्य कण, यानी किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण, या जो अविभाज्य है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी जो पदार्थ हम जो भी कुछ देख रहे हैं हमारे आसपास, वो सब छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और उन अति सूक्ष्म कणों को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है। सबसे छोटे जो कण होंगे किसी पदार्थ के वो क्या कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे। अब होता क्या है कि सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले एक ऋषि हुए जिन्हें नाम दिया गया महर्षि कणाद। कौन हुए, महर्षि कणाद। इन महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बताया कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्मतम कणों को इन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। कि क्या कहा इन्होंने, परमाणु कहा। लेकिन होता क्या है कि देखिए, विज्ञान है वो चाहती है कि कोई तथ्य हो, कोई इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कोई प्रूफ था नहीं। तो उसी को साबित करने के लिए विज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, कौन हुए, जॉन डाल्टन। और इन्हीं जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या दिया, परमाणु सिद्धांत। ध्यान से समझना आप इस बात को कि जॉन डाल्टन ने कब दिया, 1808 में। वैसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सन याद रह सकते हैं तो याद रखना। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। इन जॉन डाल्टन ने
इस परमाणु सिद्धांत में यह बताया कि जो सृष्टि में जो भी पदार्थ है उपलब्ध है, मौजूद है, वो किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है। और परमाणु इनकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये कहा कि इस परमाणु को इससे अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी क्या कहा? इसे अविभाज्य कहा। क्या कहा? अविभाज्य कहा कि परमाणु को इससे कम विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर रहेगा? कई बार यह भी पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन ने जो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अपना जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसका आधार क्या माना? तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर इन्होंने, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस प्रतिपादन के बाद में इन्होंने बताया कि जो सृष्टि है इसमें जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा इसके बाद में जो छोटे कण होते हैं उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए साइंस है और साइंस में किसी भी चीज को खोज करना ये इनका मुख्य कर्तव्य है। तो इस जगह जब इन्होंने बताया जॉन डाल्टन ने ये सब, तो भी वैज्ञानिकों के माइंड में आया कि यार इससे भी ज्यादा विभाजित हो सकता है या नहीं। तो इसकी खोज करना फिर स्टार्ट हो गया। अब इसकी खोज के लिए यानी हम इसके लिए देखेंगे कि परमाणु की जो खोज हुई उसमें परमाणु के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स और पाए जाते हैं या परमाणु किन किन से मिलकर बना होता है, इनकी खोज किस प्रकार से हुई उसे समझेंगे। तो अगर मैं परमाणु की खोज की बात करता हूं, ध्यान से समझना आप कि जो परमाणु के अंदर कंपोनेंट्स है उनकी खोज की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से हुई। तो होता क्या है, एक प्रयोग किया गया, ये प्रयोग आपके सामने बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप इसे। एक प्रयोग किया गया, इस तरीके से एक कांच की नलिका ली गई। क्या ली गई? एक कांच की नलिका जिसके एक सिरे पर जो कि क्या था? ऋणावेशित था। इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? कैथोड। क्या नाम दिया है? कैथोड। तथा एक तरफ दूसरा जो भाग था, इस तरफ कौन सा आवेश? धनावेशित था और इसे क्या नाम दिया है? एनोड। क्या नाम दिया? एनोड नाम दिया। क्लियर रहेगा? और इस नलिका को भी एक नाम दिया गया जिसे हमने कहा विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका को दोनों सिरे, एक तो क्या है? कैथोड है, दूसरी तरफ क्या है? एनोड है। तथा यहां पर विद्युत स्रोत से इसे जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? विद्युत स्रोत से, जो कि उच्च वोल्टता का विद्युत स्रोत था। इस विसर्जन नलिका को निर्वात किया गया। कैसा बनाया गया? इसे निर्वात बनाया गया, यानी इसके अंदर की जो भी वायु थी उसे संपूर्ण रूप से इसको बाहर निकाल दिया गया, यानी इसके अंदर कोई भी गैस नहीं थी। अब होता क्या है, यह प्रयोग जो किया, ठीक है, यह प्रयोग करने वाले थे जे थॉमसन। ध्यान से समझना, आपको अभी समझ में आएगा कि किस तरीके से इनकी खोज हुई है। जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया, विसर्जन नलिका लगाई, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, दूसरी तरफ नीचे की तरफ इसके क्या लगाया? विद्युत स्रोत से इसको जोड़ा गया। और विद्युत स्रोत भी कैसा? उच्च वोल्टता वाला। कैसा था ये? उच्च वोल्टता वाला। अब जब इसके अंदर धारा प्रवाहित की गई, तो जब ये धारा प्रवाहित की गई तो इसकी कैथोड से, कहां से? इसके कैथोड वाले भाग से कुछ कण निकलने लगे, कुछ किरणें निकलने लगी यहां से, और वो किस तरफ जाने लगी? एनोड की तरफ। किस तरफ जाने लग गई? एनोड की तरफ जाने लग गई, ठीक है। और जब ये इस जगह जाकर यहां पर यूं टकराई इससे, तो टकराने से यहां पर क्या उत्पन्न होता है? प्रतिदीप्ति। और वो भी कैसे कलर की? हरी कलर की, यानी कि ग्रीन कलर की लाइट यहां पर उत्पन्न होती है।
ध्यान से समझो आप इसको, कि यहां से कैथोड की तरफ से निकलकर कुछ कण या किरणें इस तरफ जाने लग गए एनोड की तरफ, और जब ये इस भाग से टकराते हैं तो यहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, यानी कि एक लाइट निकलती है, यहां से चमक निकलती है, और वो कैसा कलर था, हरे कलर की निकली। अब एक चीज समझो, जब ये किरणें इधर से निकल रही हैं, ठीक है, तो इनके कुछ गुण बने। कौन कौन से गुण, ध्यान से समझना, कि ये जो किरणें थी ये सीधी रेखा में गमन कर रही थी। देख लो आपको दिख रहा है वहां पे, सीधी रेखा में गमन, इनका क्या हुआ, सीधी रेखा में गमन हुआ। दूसरा पॉइंट, कि जब ये कैथोड से निकल रही हैं, समझना ध्यान से, कैथोड से निकल रही हैं, और कैथोड अपने आप में क्या है, ऋणावेश है, यानी कि ये किरणें कैसी थी, सभी ऋणावेशित कण थे। कैसे थे ये, ऋणावेशित थे, और किसकी तरफ जा रहे थे, धनावेश की तरफ। और आप सभी को पता है कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं या विपरीत जो आवेश होते हैं उनके मध्य में आकर्षण होता है, यानी कि प्लस वाला है वो किसकी तरफ जाता है, हमेशा माइनस की तरफ। ये तो आपको पता है ना, प्लस और माइनस में आपस में आकर्षण होता है, और समान आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण होता है, ये आपको पता है। तो जब कैथोड किरणों से, कैथोड जो भाग था इससे किरणें निकली, कैसी थी ये, ऋणावेशित थी, और कैथोड से निकली तो इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें। क्या कहा गया इन्हें, कैथोड किरणें कहा गया। तीसरी बात, कि ये जो थी, जो ये किरणें निकली, इनकी एक विशेष इनका लक्षण था क्या, कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती थी। अगर इस पर कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता तो ये इनका जो दिशा है उसमें प्रभाव पड़ता था, इनकी प्रकृति में प्रभाव पड़ता था, ये प्रभावित उससे होती थी। इसके अलावा नेक्स्ट, इनका जो आवेश था वो आवेश कैसा था, इन पर ऋणावेश था। वो आपको दिख रहा है कि कैसा आवेश था, ऋणावेशित थी। जो ये कैथोड किरणें थी ये क्या थी, ऋणावेशित थी, यानी यहां से निकलकर किधर जा रही हैं, प्लस की तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, और प्रतिदीप्ति कैसे उत्पन्न करती थी, हरी प्रतिदीप्ति। इन्हीं किरणों को या इन्हीं कणों को आगे जाकर जे थॉमसन ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया इन्होंने, इसे क्या कहा, इसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा, इसे इलेक्ट्रॉन कहा। ध्यान से समझना, यहां इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है, कि किस तरीके से इसकी खोज हुई थी वो बता रहा हूं आपको मैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है किसे कहा गया, कैथोड किरणों को कहा गया। कैथोड किरणों की बात करें तो कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। दो बातें हो गई। तीसरा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसके अलावा सीधी रेखा में ये गमन करती है, और जे थॉमसन ने इसको क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है उस परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के, अगर मैं इसे एक परमाणु भाग मानता हूं तो इस परमाणु के ये चारों तरफ जो कक्षा होती है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ठीक है, कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा, तथा इस पार्ट को यानी इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर भी निकाला जा सकता है अगर इसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद किस तरीके से होता है। तो इन्होंने बताया कि इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया तथा इसे परमाणु से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो अब एक बात आप भी बताइए कि अगर मानते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकाल देता हूं, ध्यान से समझना कि ऋणावेश है, ऋणावेश को अगर मैं इस परमाणु से बाहर निकाल देता हूं तो अभी जैसे 3 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी ऋणावेश में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी मैं लिख सकता हूं कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो ऋणावेश में तो क्या आती है, कमी आती है, और धनावेश में क्या होती है, धनावेश में क्या होती है,
वृद्धि होती है। ये दोनों लाइन भी आपको याद रखनी है, दोनों बातें, कि जब भी किसी परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ त्यागा जाता है तो ऋणावेश में तो क्या आती है, कमी आती है, और धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो क्या बताया जे थॉमसन ने इसके बारे में कि ये ऋणावेशित होते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आवेश की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं, आवेश की अगर बात करते हैं तो कितना होता है आवेश। सबसे पहले तो कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है इस पर, ठीक है, माइनस में 1 लिख सकते हैं इसकी इकाई को, ऋणावेश होता है, प्लस इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस सी का मतलब क्या है यहां पर, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यह आपको पता होगा, नहीं है तो अभी आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, हमेशा कूलाम होता है। और इसे किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है द्रव्यमान इसका, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको ये दोनों चीजें भी इसके साथ याद रखनी है। अब इस वाले टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया वो देखते हैं एक बार। देखना, सबसे पहला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की, तो खोज किसने की, जे थॉमसन ने, पहली बात। दूसरा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सी किरणें होती हैं, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपके सामने, कैथोड किरणें होती हैं। दूसरा, थर्ड पॉइंट, इस पर कौन सा आवेश होता है, तो हमेशा आपको याद रखना ये कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। 3 पॉइंट हो गए। 3 के बाद में ये दोनों बात, इन पर आवेश कितना और द्रव्यमान इनका कितना होता है, ये पॉइंट हो गए आपके सामने दोनों। और चौथा पॉइंट कि ऋणावेश अगर इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से बाहर निकाल दिया जाए तो ऋणावेश में तो क्या आती है, कमी आती है, और धनावेश में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब याद रखना पड़ेगा, परीक्षा की दृष्टि से ये सब इंपॉर्टेंट होगा। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको सभी को पता लग गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि परमाणु जो होता है उस परमाणु में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं या कुछ और भी होता है। तो जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं कि इस परमाणु में कुछ धनावेश भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, कुछ धनावेशित पार्ट भी पाया जाता है जो कि परमाणु के मध्य में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, नाभिक में होता है। क्लियर है। तो उसके लिए भी हुआ क्या, सेम वही प्रयोग जो अभी तक हमने किया, वही एक विसर्जन नलिका, वही उच्च वोल्टता का स्रोत, ठीक है। लेकिन अब की बार होता क्या है, इस तरफ रखा उन्होंने एनोड, क्या रखा, एनोड, और इस तरफ क्या रखा उन्होंने, कैथोड। क्लियर रहेगा, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। इस कैथोड के लिए भी उन्होंने क्या चेंज किया, इसके अंदर यहां मध्य में, इसके विसर्जन नलिका के मध्य में एक कैथोड की प्लेट लगाई, और इस प्लेट में भी क्या थे, छोटे छोटे छिद्र थे। क्या थे, छोटे छोटे छिद्र थे। किसकी प्लेट थी ये, कैथोड की प्लेट थी। और इस वाले भाग को किससे जोड़ा गया, इस वाले भाग को इस कैथोड प्लेट से जोड़ा गया। क्लियर रहेगा कि यहां पर ये जो भाग हो गया, अब ये क्या हो गया, प्लस, या आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस या कैथोड। क्या लिख सकते हैं अपन इसे, कैथोड लिख सकते हैं। जब इसके अंदर, ध्यान से समझना, जब इसमें उच्च वोल्टता की ये धारा प्रवाहित की गई, ठीक है, वही विसर्जन नलिका है, सेम, सिर्फ इतना है कि यहां पर निर्वात नहीं होता है, यहां पर किसी गैस की उपस्थिति होती है। जब यहां पर इस तरीके से धारा प्रवाहित की गई तो इस वाले में
इस एनोड से निकलकर जो किरणें निकलती हैं या कण निकलते हैं वो इस कैथोड के बने हुए छिद्रों से गुजरकर इसके दूसरे पार्ट तक चले जाते हैं तथा इस भाग पर जब ये टकराते हैं, ठीक है, इस लास्ट वाले पार्ट पर जब टकराते हैं तो यहां पर क्या उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति बनती है। क्या बनती है, प्रतिदीप्ति। और कलर कैसा होता है इसका, लाल। क्लियर कि जब इसमें क्या किया गया, वह विद्युत धारा जब प्रवाहित की गई तो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जो किरणें जाती हैं तथा प्रतिदीप्ति कैसी उत्पन्न करती हैं, लाल उत्पन्न करती हैं। अगर मैं इनके गुण की बात करता हूं तो कौन कौन से गुण हो गए अब इनके, देखिए सबसे पहला कि सीधी रेखा में गमन है या नहीं, देख सकते हो आप, सीधी रेखा में गमन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ये किरणें होती हैं ये कहां से कहां जाती हैं, हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, नहीं, आपके सामने है। तीसरा पॉइंट कि एनोड से निकल रही हैं तो इनको क्या नाम दिया गया, एनोड किरणें। क्या कहा गया इन्हें, एनोड किरणें। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये एनोड से निकल रही हैं तो इन पर आवेश क्या होगा, ये कैसी होंगी, धनावेशित होती हैं। क्या होती हैं, ये धनावेशित होती हैं। और किसकी तरफ जा रही हैं, ऋणावेश की तरफ जा रही हैं। आपको सभी पता है कि धनावेश से कहां जा रही है, ऋणावेश की तरफ जा रही हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं इन पर आवेश की, तो आवेश कौन सा होता है, धनावेश। कौन सा होता है आवेश, धनावेश होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वही कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित, कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इस तरीके से इनको क्या कहा गया, एनोड किरणें। तथा जो वैज्ञानिक इसका प्रयोग कर रहे थे, कौन कर रहे थे, गोल्डस्टीन। और इस गोल्डस्टीन ने इनको क्या नाम दिया, एक नया नाम दिया और बोला कि ये सब क्या है, प्रोटॉन है। क्या है ये, प्रोटॉन है। क्लियर रहेगा। जे थॉमसन ने किसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने, गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया इन्हें, प्रोटॉन कहा। और ये बोला कि इन पर आवेश कौन सा होता है, धनावेश होता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन पर अगर आवेश की मैं बात करता हूं तो कितना होता है, तो सबसे पहले तो क्या धनावेश होता है और इसका मान कितना होता है, तो 1.67, ध्यान देना इधर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जितना आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, उतना ही आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। इन दोनों के आवेश का मान बराबर होता है। और अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात कर लूं, किसकी बात करूं, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होता है इसका, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए वो देख लेते हैं एक बार। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने खोज की, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो ये किरणें होती हैं वो कहां से कहां गमन करती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ गमन करती हैं। थर्ड पॉइंट, तो जब एनोड से कैथोड कर रही है तो क्या नाम देंगे इसको, एनोड कहेंगे। नेक्स्ट, आवेश कौन सा होता है, धनावेश होता है। इसका आवेश कितना होता है, तो आवेश आपके सामने है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान भी आपके सामने है। क्या कहा गया इन्हें, प्रोटॉन कहा गया। प्रतिदीप्ति की बात करेंगे तो कैसी प्रतिदीप्ति होती है, यहां पर लाल प्रतिदीप्ति होती है। तो जो विसर्जन नलिका है इसका उपयोग करके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तथा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। इन्होंने एक बात और बताई कि जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के कहां होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। और जिस परमाणु में
जिस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वह उदासीन परमाणु कहलाता है, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो इसलिए वो परमाणु कैसा होगा, हमेशा उदासीन परमाणु होता है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका लें। चलो उससे पहले एक बात और बताता हूं, जिन जिन के ये कंफ्यूजन है कि एनोड प्लस होता है या कैथोड माइनस होता है, कैसे याद रखें, तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको। एनोड को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना, एनोड। एनोड लिखने के लिए ए बनाते हैं सबसे पहले, और ए को अपन यूं काटते हैं ना बीच में से, तो जब आप इसे काट रहे हो तो कैसा चिन्ह बन रहा है, ये प्लस का बन रहा है। तो ऑलवेज एनोड इज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा जो बच गया कैथोड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके लिए आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि सारी बातें आप याद कर पाओ ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अपन को क्या करना होता है, कुछ ट्रिक्स आजमानी होती हैं। एनोड का पता लग गया, इसका कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक और मॉडल की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मॉडल। बाकी यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या किए गए, अमान्य किए गए, लेकिन आपको ये जानना अनिवार्य है कि कौन से ऐसे मॉडल प्रस्तुत किए गए, ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा इस परमाणु संरचना के बारे में। तो एक वैज्ञानिक होते हैं थॉमसन, क्या नाम है, थॉमसन। इन थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु की संरचना को लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता लग चुका है। तो इन्होंने एक बात बताई कि जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित ठोस गोला होता है। क्या होता है, चारों तरफ धन आवेशित ठोस गोला। क्या होता है, धन आवेशित ठोस गोला होता है, तथा इसके मध्य में बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऋणावेश है वो बीच बीच में धसा होता है। समझना इस बात को इस तरीके से कि जो इसका बाहरी भाग है वो तो क्या होता है, या इसका जो कंप्लीट भाग है ठोस गोला है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, तथा बीच बीच में या मध्य मध्य में इसके क्या होता है, ऋणावेश जो होता है वो धसा हुआ होता है। इन्होंने इसकी तुलना किससे की, एक मिठाई आती है जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो मिठाई होती है उसके मध्य में जो सूखे मेवे होते हैं वो धसे हुए होते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जो तरबूज होता है, क्या होता है, जैसे तरबूज है उसका जो खाने योग्य भाग है, लाल वाला भाग है वो हो गया, और उसके मध्य में जो बीज होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, या आप कह सकते हो कि तरबूज की संरचना जैसा मॉडल। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है उसके चारों तरफ, यानी कि जो परमाणु है वो एक ठोस गोले के समान होता है जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, तथा जो ऋणावेश है वो बीच बीच में कहीं पे उपस्थित होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, इसलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड का सिद्धांत। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या किया ये बहुत आराम से आप समझना। रदरफोर्ड ने, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना इस डायग्राम को, कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक एल्फा कणों को स्रावित करने वाला स्रोत लिया, ठीक है, एल्फा गन मान सकते हैं। इसके द्वारा एल्फा कण निकलते हैं तथा इनके सामने एक सोने की पन्नी लगाई, या फॉइल पेपर कह सकते हैं। क्या लगाया, इसके सामने एक सोने की पन्नी लगाई, तथा इसके चारों तरफ इस तरह से कवर कर दिया गया इसे। और जो कवर किया गया, इस कवर के चारों तरफ यानी कि अंदर वाले भाग में, यहां पर इस वाले भाग में
एक लेप किया गया विशेष, किसका लेप किया गया? ZnS, जिंक सल्फाइड। किसका? जिंक सल्फाइड का। और ये क्या थी? ये थी सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। क्लियर है कि जो सोने की एक परत थी उसको यहां पे रखा गया, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार आवरण बनाया गया और जिसके ऊपर किसका लेप किया गया? जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। जो ये स्रोत था, ये वाला जो स्रोत था, इसके इस भाग से यहां से क्या निकलेंगे? एल्फा कण, जो इससे टकराएंगे। सिंपल सी बात है, क्या निकलेंगे यहां पे? एल्फा कण के लिए जो स्रोत रखा गया, इन एल्फा किरणों को, या आप ये कह सकते हो एल्फा किरणें, या बहुत पुस्तकों में, बहुत सी किताबों में यह भी लिखा गया है कि ये क्या थे? हीलियम के नाभिक। क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी, यहां से याद रखना इस बात को। अब प्रयोग में क्या किया इन्होंने, समझना इस बात को। इन्होंने बोला कि यहां से जब एल्फा कणों की या एल्फा किरणों की बौछार कराई गई इस पन्नी पर, तो ये यहां पे होते हुए सीधे निकल गए, यूं निकल गए। लेकिन कुछ थे वो थोड़ा थोड़ा मुड़ते रहे इस तरीके से। लेकिन ध्यान देना कि अधिकांश जो किरणें थी वो आर पार निकल गई। कुछ जो थी वो लगभग 90 डिग्री या 120 डिग्री तक घूम गई। लेकिन 20,000 कणों में से, कितने? 20,000 कणों में से कोई एक किरण या एक कण ऐसा था जो कि कंप्लीट 180 डिग्री घूम गया। यानी जिस दिशा में वो जा रहा था वो वापस उसी दिशा से लौट आया। ध्यान देना इस बात को कि जो ये जा रहा था यहां से किसी ऐसे भाग से टकराया कि ये वापस उसी दिशा में लौट आया। तब उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए, इस चीज से रिलेटेड कुछ निष्कर्ष दिए। समझने की कोशिश करना क्या क्या निष्कर्ष दिए उन्होंने। सबसे पहला कि प्रयोग में उन्होंने क्या क्या किया कि एल्फा कणों का या एल्फा किरणों का यूज किया जो कि पॉजिटिव होती हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरा, पहली कि अधिकांश जो भाग है कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है, जिससे कोई भी किरण आर पार निकल सकती है। एल्फा किरणें आर पार निकल सकती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बोले कि परंतु इसका जो मध्य भाग होता है, कौन सा भाग? मध्य भाग। उस मध्य भाग में क्या होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि ये भी कैसी थी? धनावेशित थी। तो जब ये मध्य भाग से टकराई तो वहां पर समान आवेश के होने के कारण प्रतिकर्षण हो जाता है और प्रतिकर्षण की वजह से यहां से टकराकर ये वापस पुनः अपनी ही दिशा में लौट गई। तो इन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? नाभिक। क्या नाम दिया गया? नाभिक कहा गया। और यह कहा गया कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक में इस परमाणु का जो धनावेश है, धनावेश यहां पर क्या होता है? समाहित रहता है। कि जो नाभिक है उसमें इसका धनावेश समाहित रहता है। दूसरा कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी कहां होता है? नाभिक में ही होता है। अभी जब हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तब आपको बताता हूं किस तरीके से होता है। तो बोलेंगे क्या कि इसका जो द्रव्यमान है वो भी कहां होता है? नाभिक में होता है। जो नाभिक होती है, इसकी अगर त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें? त्रिज्या की बात करते हैं, तो इसकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर 15 -15 मीटर होती है। त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर होती है। और जो परमाणु होता है, अगर एक परमाणु की त्रिज्या की बात करता हूं तो 10 की पावर -10 मीटर होती है। यानी इससे बहुत सूक्ष्म होता है कि एक परमाणु के जो मध्य भाग होता है वो बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, बहुत छोटा होता है।
एक चीज की खोज और हुई यहां से, इन्होंने ये बताया कि जो मध्य भाग होता है, जैसे मानते हैं ये किसी का नाभिक है परमाणु का, तो इस मध्य भाग के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं, और इसी को इन्होंने एक नाम दिया, क्या? कक्षा या कक्षक। क्या बोला इन्हें? कक्षा या कक्षक में। यानी नाभिक के चारों तरफ कक्षा या कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस नाभिक के द्वारा, समझना इस बात को, इस नाभिक के द्वारा बंधे होते हैं एक विशेष आकर्षण बल के द्वारा, आपस में क्या होते हैं? ये जुड़े रहते हैं। तीसरी बात इन्होंने बोला कि जब ये आपस में यूं चक्कर काटते रहते हैं इस तरीके से, चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो उससे एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, यानी नाभिक इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। जैसे कि आप किसी एक पत्थर है, ठीक है, उसको जब हम घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ जाने का प्रयास करता है, लेकिन जो धागा है वो उसे बांधे रखता है। तो समझ रहे हो ना इस बात को कि जब ये नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो वहां पर कौन सा बल उपयोग आ रहा है? अभिकेंद्रीय बल उपयोग में आ रहा है। क्लियर रहेगा? तो कुछ इस तरीके से रदरफोर्ड ने कुछ एक ये प्रयोग किया। इस प्रयोग में जो जो चीज़ें सामने आई वो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको? पहला कि रदरफोर्ड का जो सिद्धांत है किसने दिया था, या नाम लिख देता हूं आपको, रदरफोर्ड, कि जो रदरफोर्ड का सिद्धांत है उसमें किन किरणों का यूज किया गया। क्वेश्चन जो कंपटीशन के बिहाफ पे बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? कौन सी किरणें? एल्फा किरणें। पहली बात, एल्फा कणों की बौछार की जाती है। किस पर की गई? सोने की पन्नी या फॉइल पेपर पर की गई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो वृत्ताकार था उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। इसके अलावा जो अधिकांश भाग खोखला होता है यह बताया गया, तथा मध्य में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। बल कौन सा काम करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। इसके अलावा जो नाभिक है उसके अंदर जो सभी द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान है, वो कहाँ समाहित रहता है? नाभिक में समाहित रहता है। तथा जो नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? लगभग इतनी होती है। ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं। देखिए, आप पढ़ना चाहें तो रदरफोर्ड के सिद्धांत को आप पूरा 1 घंटे की क्लास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन को क्या है, जनरल साइंस के रूप में पढ़ना है, ना कि केमिस्ट्री के रूप में। क्लियर रहेगा ना? तो आपको क्या याद रखना है? ये सब बातें याद रखनी है कि कौन सा कण किस तरीके से वापस आया, कितने में आया, कितने डिग्री घूमते हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया है। एक स्क्रीनशॉट पहले आप इसका लीजिए, फिर कुछ बातें और करते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद में देखते हैं जो रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था इसके अंदर कुछ कमियां रह गई। अब देखते हैं उस कमियों के बारे में कि कौन कौन सी क्या कमियां रह गई। तो अभी जैसे मैंने बताया कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग तो कैसा है? खोखला है। क्लियर। और जो धनावेश है वो एक ही स्थान पर मौजूद होता है, और वो कौन सा स्थान है? मध्य में, यानी कि परमाणु के मध्य में उसका धनावेश मौजूद होता है। अब उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कक्षा या कक्षक में चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन उनके साथ उन्होंने एक बात और कही, ध्यान से समझना इस बात को भी, कि ये एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है। ठीक है। इस नाभिक के चारों तरफ यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब ये चक्कर काटते हैं तो इनको एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बांधा जाता है, तथा इससे क्या उत्पन्न होता है? अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। क्लियर। अभी जैसे हमने वही बात कर ली इसके बारे में भी, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है तो बार बार जब ये घूमेगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, त्वरण होगा। और त्वरण के कारण होना क्या चाहिए कि जब त्वरण में परिवर्तन होता है तो उस वक्त इसकी
ऊर्जा का क्या होना चाहिए, विकिरण होना चाहिए या उत्सर्जन होना चाहिए। जो ऊर्जा है उसको क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब बार बार यहां चक्कर काटे जा रहा है इसके चारों तरफ, जिससे कि त्वरण में परिवर्तन आ रहा है और उसकी वजह से इसकी जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होना चाहिए, तो ऊर्जा की कमी होती रहेगी। सिंपल सी बात है, जैसा ये कह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं हम कि ऊर्जा में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। और आपको एक चीज बताऊं कि जो ऊर्जा है जब उसमें कमी होगी, जब उसकी ऊर्जा में कमी होगी तो इसके वेग में भी धीरे धीरे कमी होएगी और ये अंदर की तरफ इसका जो मार्ग है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा में कमी आ रही है, यहाँ का आकर्षण बल है उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो ये अंदर की तरफ जाता जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि अगर मैं इसे नाभिक मानता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे नाभिक मानता हूं और ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का पथ है, जब ये इस तरीके से अंदर चक्कर काट रहा है, ध्यान से देखना, तो चक्कर काटेगा तो इससे ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा विकिरित होती जाएगी, उत्सर्जन होगा। ऊर्जा के मान में जब कमी आएगी तो धीरे धीरे ये नाभिक के क्या आएगा, समीप आएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये नाभिक में जाकर नष्ट हो जाएगा। स्थिति यही आनी चाहिए। आप समझो इस बात को कि जैसा उन्होंने कहा कि अभिकेंद्रीय बल उसको खींच रहा है, त्वरण में परिवर्तन होगा तो ऊर्जा के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी और कमी आने की वजह से ये क्या होगा, अंदर की तरफ समाहित होगा। क्लियर है? तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो यानी कि नाभिक कैसा होना चाहिए, सॉरी परमाणु कैसा होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो ये गलत निकली, उनकी एक कमी थी इस मॉडल की कि उन्होंने ये सब नहीं बता पाए, इसको पूरा क्लियर नहीं कर पाए। दूसरा, जब ये नहीं बता पाए तो इसी वजह से उन्होंने जो कक्षा या कक्षक की जो हम बात करेंगे उस कक्षक के बारे में भी संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाया। इस वजह से रदरफोर्ड का जो सिद्धांत है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसकी कमियों में आपको ये याद रखना है, इस तरीके से कौन सा बल काम आता है आपको पता है, कौन सा आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो जाएगा। इसके अलावा त्वरण में कमी होगी, उत्सर्जन होगा ऊर्जा का, जिससे कि ऊर्जा में कमी आएगी और ये परमाणु के अंदर समाहित होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर रहेगा? इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा एक परमाणु की संरचना हम देखते हैं तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को देख लिया, प्रोटॉन को देख लिया, इसके अलावा इसके नाभिक में ही एक संरचना और होती है, एक कंपोनेंट और पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। जैसे एक प्रोटॉन हो गया तो एक क्या होगा यहाँ पर, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इस न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी इसकी खोज। यह है आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश इस पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य होता है, यह निरावेशित होता है, यानी ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। और अगर इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान लगभग 27 kg। कितना हो गया, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर रहेगा? तो आपको न्यूट्रॉन के बारे में पता लग गया, आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पता लग गया, इसके अलावा आपको थॉमसन के मॉडल के बारे में भी पता लग गया। तो अब इसके बारे में, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि परमाणु की जो संरचना है उसके अंदर परमाणु का जो आकार है उसके बारे में, परमाणु की जो त्रिज्या है उसके बारे में, इसके अलावा परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं परमाणु का आकार। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, परमाणुवीय त्रिज्या। ध्यान देना, परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, जैसे एक वृत्त की अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये एक वृत्त है, क्लियर, इस वृत्त की
ये वाला भाग, यानी इसके मध्य से इसकी परिधि तक, ये क्या होती है, इसकी परिधि होती है, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से परिधि तक अगर जो दूरी होती है वो इसकी क्या कहलाती है, रेडियस आर या त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है आपको? तो परमाणु भी तो क्या है, एक गोल है, परमाणु भी तो एक गोला ही तो है। अगर मैं इस परमाणु की बात करता हूं, यहां पर ध्यान से समझना, ये इसका क्या है, नाभिक है। तो इसकी अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो नाभिक से लेकर इसके जो बाह्यतम कोश है, ठीक है, परिधि इसका क्या है, बाह्यतम कोश है, तो क्या कह सकते हो आप कि नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, इसकी परमाणवीय त्रिज्या कहलाती है, कि नाभिक से लेके उसके बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी परमाणवीय त्रिज्या कहलाती है। लेकिन ये कोई इतना सूक्ष्म है कि इसे नापना भी संभव नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से नापें कि इसका नाभिक ये है और नाभिक से लेके यहां तक की दूरी इतनी हो गई। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो परमाणुओं को, ध्यान से समझना इस बात को, कि दो परमाणु आपस में क्या बनाएंगे, समान परमाणु। ध्यान देना, दो समान परमाणु क्या बनाते हैं, एकल सह संयोजन बंध। कि जब दो समान परमाणु एकल सह संयोजन बंध बनाते हैं तो उनके मध्य अंतरानाभिकीय जो दूरी होती है उसका आधा, उसका क्या कर देंगे हम, आधा। कि जब दो विलगित परमाणुओं के एकल सह संयोजन बंध की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा अगर कर दिया जाए तो वो ही उसकी क्या कहलाती है, परमाणवीय त्रिज्या कहलाती है। ध्यान देना इस बात को, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि परमाणु की त्रिज्या क्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी। अगर उसके निकालने की बात करता है कि किस तरीके से ज्ञात की जा सकती है, तो उनके सह संयोजन बंध के आधार पर उसे ज्ञात किया जा सकता है कि जब दो समान परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा अगर किया जाए तो वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा इसका। इसके बाद में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु का द्रव्यमान। तो किस तरीके से परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, परमाणु का द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आपसे डायरेक्ट परमाणु का क्रमांक दे दे, परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, तो कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, इसको समझने के लिए कि अगर ये एक परमाणु है, ये इसका कौन सा भाग है, नाभिक वाला भाग है। क्लियर है? इस नाभिक वाले भाग में क्या क्या उपस्थित है, इसमें है प्रोटॉन और इसमें है न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। बाह्यतम जो कोश है, इसका बाहरी कोश है, उनके अंदर ये चक्कर काटते रहते हैं। तो अगर परमाणु द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं कि परमाणु के मध्य में या नाभिक में पाए जाने वाला कुल संख्या क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान कहलाती है। यानी पहली बात तो कि जो नाभिक है, उस नाभिक में जो पाए जाते हैं दोनों तत्व, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। तो आप ये कह सकते हो कि परमाणु का द्रव्यमान यानी कि ए, इसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए बराबर जेड प्लस एन। क्या लिखेंगे इसको, ए बराबर जेड प्लस एन। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है, केवल परमाणु के नाभिक में उपस्थित, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वही इसका क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यहां पर एक ही मैं बात करता हूं, तो ए बराबर तो क्या है, परमाणु का द्रव्यमान। जेड बराबर क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक
या नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसकी, प्रोटॉन की संख्या, लिख ही देता हूं मैं यहां पे, प्रोटॉन की संख्या, और n बराबर क्या है यहां पर, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि a बराबर z प्लस n, a क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है, z क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या है, इसके अलावा n क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की संख्या है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में कोई भी एक लेता हूं कि जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका जो परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया, 7। तो न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, जितना उसका ये होता है, तो जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा, AMU, ये इसकी इकाई होती है, द्रव्यमान को लिखने की इकाई होती है, परमाणु द्रव्यमान को लिखने की इकाई क्या होती है, AMU में लिखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है परमाणु द्रव्यमान में, 2 बातें, पहला कि परमाणु द्रव्यमान में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। सेकंड पॉइंट कि अगर जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। ध्यान देना कि न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में जल्दी से कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि जितना उसका परमाणु क्रमांक है, यानी देखो मैंने लिखा है परमाणु क्रमांक है, उतनी ही किसकी संख्या होती है, हमेशा प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी अगर मैं कहूं किसी बात में कि आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन निकालता है वो और ये बोलता है कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि जितना उसका परमाणु क्रमांक उतनी ही उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है। तो आपको ये क्लियर रहेगा। अभी जब हम आगे चलेंगे समभारिक और समस्थानिक जो तत्व पढ़ेंगे, वहां पर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आएगी परमाणु का द्रव्यमान आपको किस तरीके से लिखना है, क्लियर रहेगा। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं परमाणु की स्थिति के बारे में, कि एक परमाणु है, उस परमाणु की स्थिति क्या है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से भरे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएंगे, कौन सा कोई सूत्र है या कौन सा तरीका इसके अंदर अपनाया जाता है। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर कोई परमाणु है, अभी तक हमने ये देखा है कि ये परमाणु का बाहरी भाग है, कक्षक है, और ये इसका नाभिक है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते रहते हैं। तो आपको ये भी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, किसी कक्षक या कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। तो अब ये बताना इंपॉर्टेंट है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं, 2n स्क्वायर से। किस तरीके से भरेंगे हम, 2n स्क्वायर से भरेंगे। यहां पर जो n है, n बराबर कक्षक होता है, ठीक है। जो कक्षक का क्रमांक होगा वो क्या होगा, यहां पर n होगा, क्लियर है। बोर ने, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो बोर ने कई प्रकार के कक्षक बताए, जिनको K, L, M, N, O इनके अंदर बांटा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 या K, L, M, N, O इस तरीके से बांटा है। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या किस तरीके से भरी जाती है। तो अब देखते हैं कि अगर मैं K की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप इधर। तो पहले कक्षक की अगर हम बात करेंगे तो पहला कक्षक क्या कहला रहा है, K कहला रहा है, ठीक है। और भरना कैसे अपन को, 2n स्क्वायर से। तो 2 गुना n का मान 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएंगे 2। पहले कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं
तो कितने भरे जा सकते हैं, वही 2n² यानी कि 2 गुना 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए, 8 हो गए। m की अगर मैं बात करूं तो m में कितने हो जाएंगे, वही 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितने हो जाएंगे ये 18। n की अगर मैं बात करता हूं तो कितने हो जाएंगे, 2 गुना 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 दूना 32। क्लियर रहेगा ना। ओ की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 5 25, 25 दूने 50। तो इस तरीके से ये एक क्रम होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके कक्षकों में किस तरीके से होगी, तो वो आपको निकाल सकते हो। और किससे निकालना होगा आपको, हमेशा 2n² से। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल डाल रहा हूं आपके सामने, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन में, किसमें, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किस प्रकार भरेंगे। तो पहले कक्षक में कितने भरते हैं अपन, पहले सबसे पहले तो क्या याद रखेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बाह्यतम कोश में, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुल 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मैंने एक बात कही थी शुरू में कि जो परमाणु है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो वो परमाणु कैसा होता है, उदासीन परमाणु होता है। तो अगर यहाँ पे 7 क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 7, तो 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे, तभी तो उदासीन होगा। मैंने n लिखा है, कोई ऊपर माइनस प्लस नहीं लगाया अभी तक, ठीक है ना। तो 7 है, तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि पहले कक्षक में कितने आ गए, k में 2, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट k के अंदर तो कितने आ गए, ये अब कौन सा आएगा, l आएगा, तो बच गए जो किस में आ जाएंगे, l में आ जाएंगे। तो क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर मान लो जैसे मैं आपसे बात करता हूं क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17 है, 17 इसका परमाणु क्रमांक, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। पहले कक्षक में k में कितने हो जाएंगे, 2, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे, 8, और तीसरा m, अगर मैं m की भी बात करूं यहां पर, तो m में कितने हो जाएंगे, यहां पर 2 और 8 10, तो बच गए कितने, 7। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जैसे पूछ ले आपसे कि कैल्शियम, आपके सामने तत्व दिया कैल्शियम, यहां पे बोलेगा कि कैल्शियम में, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या आया, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले में 2, 8, बच गए कितने, 10। क्लियर रहेगा आपके सामने, क्योंकि कैल्शियम कहां पे आता है, 20 पे आता है। KLMN के हिसाब से हम जब यूपीएससी नाम वगैरह अभी तो आपके है नहीं इस जनरल साइंस में, वो एक अलग मेथड होता है, आपको ये मेथड याद रखना है। क्लियर रहेगा आपके दिमाग में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब इसके बाद में बात करते हैं जब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे KLMN, ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखना है कि जैसे अभी मैंने ये बताया आपको कैल्शियम वाला, ठीक है, इसके अंदर पहले 2 फिर 8 फिर मैंने लास्ट में 10 लिखा। अगर इसका कभी शुद्धतम रूप की बात करता है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान देना एक बार वापस से इधर कि अगर मैं जैसे कैल्शियम की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट में 2 फिर 8, तो अधिकतम आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक अष्टक नियम होता है, एक अष्टक नियम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो 2, 8 फिर दोबारा से 8 और लास्ट में कितने आएंगे, 2, तो बाह्यतम कोश में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्लियर रहेगा, इसके बारे में एक अलग से क्लास लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक तत्व। देखिए समस्थानिक का मतलब हो गया कि सम प्लस स्थानिक, यानी स्थान क्या है इनका,
समान है कि ऐसे तत्व जो कि एक ही स्थान पर हैं, यानी स्थान समान का मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान है, क्लियर, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, अलग है। बहुत अच्छे से समझना, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको बता दूंगा। तो परमाणु क्रमांक तो क्या है, इनका समान है, तथा द्रव्यमान संख्या क्या है, इनकी अलग अलग होती है। कैसे, देखिए, जो समस्थानिक की अगर बात करता हूं तो सबसे अच्छा उदाहरण देता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। क्लियर है, 3 इसके समस्थानिक हो गए। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं उसको यहां पर बनाता हूं तो एक क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तथा जो नाभिक होता है उसके अंदर, उस नाभिक में प्रोटॉन कितना होता है, एक होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान देना इस बात को गौर से, क्योंकि यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो यहां पर हम लिखते हैं हमेशा परमाणु का क्रमांक, HU लगाया, और यहां पर लिखते हैं उसका द्रव्यमान संख्या 1H1। इसका मतलब होता है कि इसका क्या है, ये यहां लिखते हैं इसको एक बार वापस से, 1H1। ये जो 1 है एक, इसका मतलब हो गया इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्रतीक, और ये क्या हो गया, इसकी द्रव्यमान। क्या हो गया, इसका द्रव्यमान। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसकी संख्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है। तो अगर प्रोटियम की मैं बात करता हूं तो यहां पर 1H1 यही होता है। नेक्स्ट 1 परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कैसे हो जाता है कि इस ड्यूटेरियम में यहां प्रोटॉन के साथ साथ एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। क्लियर रहेगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन और ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, तो द्रव्यमान, इनका ही तो द्रव्यमान होता है। आपको बताया था मैंने कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, यही तो होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या। तो आपको ये पता लग गया। ट्राइटियम की अगर मैं बात करता हूं तो 1H3, क्लियर। और एक बात और मैंने बताई थी आपको कि हमेशा जब भी इस तरीके से होता है तो हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, चेंज होती है। यानी प्रोटॉन की मात्रा एक हमेशा, यानी देखो 1 1 1 तीनों में क्या है, समान है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन समान है इसका मतलब परमाणु का क्रमांक समान है, इसका मतलब स्थान उनका क्या है, समान है। लेकिन इनका भार क्या हो जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, अलग अलग। इसके अंदर क्या थी, 1 थी, यहां पर कितनी हुई, 2 हुई, और यहां पर कितनी हो गई, 3 हो गई। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से ये सब हो जाता है। अब ये जो समस्थानिक कहलाते हैं, यानी जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपस में समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन 12 और एक तरफ लिखा हुआ है कार्बन 14, 2 चीजें लिखी हुई है, क्लियर है आपके सामने। कार्बन 12 का मतलब ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन है यहां पर लिखा हुआ है उसका मतलब यहां पे 6, उसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और द्रव्यमान कितना है इसका, यहां पर 12 है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो भी यहां पर इसका परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 14 है। हुआ क्या है कि यहां पर अगर कार्बन का मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से समझना इसको भी, कि अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 हैं, क्लियर। लेकिन इनके साथ साथ न्यूट्रॉन भी कितने हैं,
6 होते हैं। क्लियर? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। अगर इसकी बात करूंगा दूसरे वाले की यहां पे, कि इसके अंदर अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन तो कितने हैं? वही 6, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कितनी हो जाती है? यहां पर 8 हो जाती है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी वजह से प्रोटॉन की संख्या समान है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और द्रव्यमान संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है या अलग हो जाती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सब समस्थानिक कहलाते हैं। अब इनके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट अगर उपयोग है तो वो 2 उपयोग आप याद रखना। पहला कि यूरेनियम, यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। कहां किया जाता है? परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 समस्थानिक आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है आयोडीन 131, एक तो ठीक है, और एक आपको याद रखना है कोबाल्ट 60। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उपयोग घेंघा रोग और इसका उपयोग कैंसर में, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट, तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? यूरेनियम का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में, आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग में, तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में किया जाता है। इनके इलाज में इनका उपयोग किया जाता है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गए समस्थानिक। अब एक और होता है समभारिक। समभारिक यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि जिनका क्या होगा? भार या द्रव्यमान समान होगा, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? आपके समभारिक तत्व कहलाएंगे। किसकी बात करेंगे हम? समभारिक, कि जिनका क्या है? भार समान है। और भार से मतलब क्या ले रहा हूं मैं? कि जिनका जो द्रव्यमान है वो तो क्या है? समान है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या तो क्या है? इनकी समान है, लेकिन जो इनका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इनका अलग अलग है। दोनों बातें याद रखना। कैसे? देखिए समझना कि यहां पर 2 परमाणु हैं, आपके सामने 2 परमाणु हैं, ठीक है। इन दोनों में न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। क्लियर? इसके अंदर भी न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, दोनों हैं। इनके प्रोटॉन की संख्या की बात करूंगा तो ये कितने हैं? 18, ठीक है। और यहां पर प्रोटॉन की प्रोटॉन की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना है? 20। इनके प्रोटॉन की संख्या को देखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या 18 है तो ये क्या होगा? आर्गन होगा, गैस है या नहीं? और यहां पर प्रोटॉन की संख्या 20 है तो ये क्या होगा? कैल्शियम होगा या नहीं? होगा आपके सामने। लेकिन क्या होता है कि यहां पर देखा जाए अगर इसको हम, तो न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होने चाहिए? न्यूट्रॉन होने चाहिए ना। तो होता क्या है कि यहां पर न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अधिक हो जाती है। क्लियर? और यहां पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी जितनी है उतनी रहती है, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं इनके द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान क्या होता है? आपको पता है कि Z प्लस N, Z बराबर परमाणु क्रमांक और N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। इधर लिखता हूं Z प्लस N, तो Z बराबर परमाणु का क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? यहां पर 22। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 22 हो गई। क्लियर? इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर Z प्लस N अगर देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 20 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 20। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान आया, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो आई वो कितनी आई? यहां पर 40, और इसकी भी कितनी आई? 40।
दोनों बराबर है। इसकी जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है, वो भी कितनी आई 40 आई, और इसकी भी कितनी आई 40। ऐसे तत्व जिनके परमाणु का जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन भार समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक तत्व कहलाते हैं। अब आपके सामने वो वहां पर ऑप्शन देगा, अगर परीक्षा में पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकाल लेना है। आपको पता रहता है कि जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतना उसका प्रोटॉन की संख्या होगी। तो अगर मान लो आपसे वो कह दे कि दो परमाणु हैं जिनका भार समान है, दो परमाणु जिनका भार समान है और प्रोटॉन की संख्या दोनों की दे दे, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर रहेगा। तो ये हो गए आपके समभारिक तत्व। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु का भार कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु का क्रमांक कौन सा होता है, समभारिक और समस्थानिक तत्व कौन से होते हैं। इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, हर पेपर में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सभी इस वीडियो को देखे हो, आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।